हेल्थ और एजुकेशन आप सुनते ज़रूर हैं, इलेक्शन में, मैनिफेस्टोज में, हम्म। नारों में, स्पीचेस में। लेकिन उसके बाद इनको बैक बर्नर पे डाल दिया जाता है और इनको सीरियसली नहीं लिया जाता। हालांकि जिन ममालिक ने दुनिया में तरक्की की है, चाहे वो हमारे हमसाया ममालिक हैं अनफॉर्चुनेटली, या हमारे दोस्त ममालिक हैं, चाइना को ले लें, इवन ईरान को ले लें, व्हाट टू टॉक ऑफ डेवलप्ड वर्ल्ड लाइक यूरोप और यूएस, इन्होंने टॉप प्रायोरिटी हेल्थ को दी है। बिकॉज अगर आपके पाकिस्तानी हेल्दी होंगे तो वो अपने फैमिली के लिए, अपने माशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए कमा पाएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि पॉलिटिकल विल नहीं नज़र आती कि इसको, इस सेक्टर को अहमियत देनी है। और अगर अहमियत दी भी जाती है इसको, तो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं लॉन्ग टर्म हैं ही नहीं हेल्थ की। हमारी बहुत शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ हैं। अगर गवर्नमेंट को के पास 4 साल हैं या 5 साल हैं, वो वही काम करेगी जो 4-5 साल में मुकम्मल हो पाए और वो फीते काट सकें और फटियाँ लगा सकें। दे हम्म। विल। और हेल्थ ऐसा सेक्टर है कि इसके लिए अगर आपने इम्प्रूवमेंट लानी है तो कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज ओवर 25 to 30 ईयर्स चाहिए आपको। और इस तरीके से कभी भी आप हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते। और उसके बाद जो बड़ी वजह है वो ये है कि हम प्रिवेंशन पे बिल्कुल नहीं खर्च रहे, हम सिर्फ और सिर्फ क्यूरेटिव हेल्थ पे खर्च रहे हैं। हमारी इंपॉर्टेंस ही वही है, और वो भी चंद एक आइवरी टावर्स बना देते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल, लेकिन जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटी है डोर स्टेप पे, उसमें इंप्रूवमेंट कभी नहीं लाई गई, क्योंकि उसमें इंप्रूवमेंट विल नॉट बी नोटिस्ड बाय द मीडिया। आप अच्छा डॉक्टर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये मेरी जिंदगी का निचोड़ है। और ये लिख लीजिए, ना अच्छी नर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना अच्छा पैरामेडिकल, जब तक आप अच्छे इंसान नहीं बनाएंगे। एक अच्छा इंसान ही अच्छा डॉक्टर बन सकता है। Watch Federal Post. Bold and independent. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं हसन जफ़र और आप देख रहे हैं फेडरल पोस्ट। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब डॉक्टर प्रोफेसर जावेद अकरम साहब, साबिक वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के और प्रेसिडेंट हैं PSIM, जो स्टैंड फॉर पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन। डॉक्टर साहब, वेलकम टू फेडरल पोस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हसन साहब। जरा ये हमें समझाइए, आपके पाकिस्तान में हेल्थ सेक्टर जो है उसकी क्या बुनियादी उसके लिए क्या बुनियादी चैलेंजेस हैं इस वक्त? बहुत शुक्रिया जी। देखें, हेल्थ सेक्टर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पिछले, जब से 1947 से पाकिस्तान बना है, मेरा नहीं ख्याल किसी भी जो अरबाब इख्तियार थे, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी थी, उन्होंने इसको बहुत सीरियसली लिया है। हेल्थ और एजुकेशन आप सुनते ज़रूर हैं, इलेक्शन में, मैनिफेस्टोज में, हम्म। नारों में, स्पीचेस में। लेकिन उसके बाद इनको बैक बर्नर पे डाल दिया जाता है और इनको सीरियसली नहीं लिया जाता। हालांकि जिन ममालिक ने दुनिया में तरक्की की है, चाहे वो हमारे हमसाया ममालिक हैं अनफॉर्चुनेटली, या हमारे दोस्त ममालिक हैं, चाइना को ले लें, इवन ईरान को ले लें, व्हाट टू टॉक ऑफ डेवलप्ड वर्ल्ड लाइक यूरोप और यूएस, इन्होंने टॉप प्रायोरिटी हेल्थ को दी है। बिकॉज अगर आपके पाकिस्तानी हेल्दी होंगे तो वो अपने फैमिली के लिए, अपने माशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए कमा पाएंगे। और इसी तरह अगर वो एजुकेटेड होंगे तो कोई वैल्यू ऐड कर सकेंगे अपनी लाइफ में, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए करेंगे, लेकिन मुल्क के लिए भी करेंगे। और इवन उनको एक्सपोर्ट भी अगर किया जाएगा तो वो वैल्यू एडिशन करेंगे, फॉरेन करेंसी भेजेंगे। जैसे कि हमारे डॉक्टर्स और हम लोग भी जब बाहर काम करते रहे हैं, बहुत मुल्कों में मैंने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी रेमिटेंसेस करते रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर देखें तो हमारी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कफोर्स बाहर जाती है गल्फ कंट्रीज़ में, और जो एजुकेटेड लोग हैं वो सिर्फ डॉक्टर्स चंद एक और इंजीनियर्स जाते हैं। तो हम्म। इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि पॉलिटिकल विल नहीं नज़र आती कि इसको, इस सेक्टर को अहमियत देनी है। और अगर अहमियत दी भी जाती है इसको, तो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं लॉन्ग टर्म हैं ही नहीं हेल्थ की। हमारी बहुत शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ हैं। अगर गवर्नमेंट को के पास 4 साल हैं या 5 साल हैं, वो वही काम करेगी जो 4-5 साल में मुकम्मल हो पाए और वो फीते काट सकें और फटियाँ लगा सकें। दे हम्म। विल। और हेल्थ ऐसा सेक्टर है
कि इसके लिए अगर आपने इम्प्रूवमेंट लानी है तो कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज ओवर 25 to 30 years चाहिए आपको। होता ये है कि कोई हुक्मरान आते हैं, मैंने बहुत दफ़ा ये देखा है, वो आके किसी चीज़ की अर्थ ब्रेकिंग करते हैं, दूसरे हुक्मरान उसमें बिल्कुल उसको रोक देते हैं, उस प्रोजेक्ट को। वो प्रोजेक्ट रुका रहता है, स्टैटिक रहता है। वो जिसने अर्थ ब्रेकिंग की होती है वो दोबारा गवर्नमेंट में आता है तो फिर ये शुरू हो जाता है। यानी कि हमारे प्रोजेक्ट्स 20-20 साल रुके रहे, जो हमने एज ए केयर टेकर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर साहब ने और हमारी कैबिनेट ने वो आके कंप्लीट किए। उसकी क्लासिकल एग्जांपल्स हैं निश्तर 2 और बहुत सारे बर्न सेंटर्स, और तकरीबन 21 के करीब। एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो डेंटल का है जुबली टाउन में, जो फातिमा जिन्ना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री, जो कि 25 साल पहले उसकी तकरीबन अर्थ ब्रेकिंग हुई थी और वो बिल्कुल कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया आपकी गया। आपकी बात से लग रहा दूसरा, है कि जी जी प्लीज आप जी कंप्लीट। जी, दूसरा इसमें सर अजम साहब मसला ये है कि हमारी प्रोग्रेसिव जो हैं भी पॉलिसीज, वो प्रोग्रेसिव हरगिज नहीं है, वो अग्रेसिव हैं। अग्रेसिव हैं यानी इशू बेस्ड हैं, और इस तरीके से कभी भी आप हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। और उसके बाद जो बड़ी वजह है वो ये है कि हम प्रिवेंशन पे बिल्कुल नहीं खर्च रहे, हम सिर्फ और सिर्फ क्यूरेटिव हेल्थ पे खर्च रहे हैं। हमारी इंपॉर्टेंस ही वही है। और वो भी चंद एक आइवरी टावर्स बना देते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल, लेकिन जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटी है डोर स्टेप पे, उसमें इंप्रूवमेंट कभी नहीं लाई गई, क्योंकि उसमें इंप्रूवमेंट विल नॉट बी नोटिस्ड बाय द मीडिया। अग्रेसिव पॉलिसीज हैं, और पॉलिसीज डिटरमिन कौन करता है? आपका कैमरा और माइक ज्यादातर। आप जिस तरफ शोर शोर मचाते हैं, गवर्नमेंट भी उधर ही दौड़ दौड़ पड़ती है, रिसोर्स एलोकेशन भी वहीं हो जाती दैट्स है, सब व्हाट यू कुछ हो मीन जाता है। बाय इशू बेस्ड पॉलिसीज, यानी कोई इशू जी हुआ एब्सोल्युटली। उसको एड्रेस देयर इज करने नो के लिए देयर चलते इज नो लॉन्ग टर्म पॉलिसी, देयर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी के जो होनी चाहिए, एंड देयर इज नो प्राइमरी हेल्थ केयर, सीधा टर्शरी हेल्थ केयर पे सारा बोझ आ जाता है। और उसके पास बाद ह्यूमन रिसोर्स पर जो हेल्थ है, उसका प्रिंसिपल्स हैं जो दुनिया में फॉलो होते हैं। यानी कि आप एक डॉक्टर बनाएं तो आपको 4 नर्सें बनानी होती हैं, 3 पैरामेडिकल बनाने होते हैं। यहाँ एग्जैक्टली उल्ट कर रहे हैं, हम 4 डॉक्टर बना रहे हैं, 1 नर्स बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये डिस्पैरिटीज को एड्रेस करना I बहुत will जरूरी come है। to this, Dr. Saab. I will come to this issue of private medical colleges और जो हमारे यहाँ ये मेडिसिन की एजुकेशन है। लेकिन उससे पहले ये जो आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो प्रायोरिटी है वो इशू बेस्ड है, तो ये जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हेल्थ सेक्टर के अंदर, उसमें क्या प्रोग्रेस है? हाउ डू यू सी दैट? देखें, दैट इज अनफॉर्चुनेटली a very sore point for Pakistan. They were called Millennium Development Goals till last century. यानी कि 2000 से पहले उनको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहा जाता था। और इंटरनेशनल कम्युनिटी से हमने प्लेज किया था, पाकिस्तान ने, कि हम इन्हें मीट करेंगे गोल्स को। उसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी मेन थी, और चाइल्डहुड मोर्टेलिटी थी, और मैटरनल मोर्टेलिटी थी, और न्यूट्रिशनल इश्यूज थे, कम्युनिकेबल डिजीजेस थी। अनफॉर्चुनेटली वी फेल्ड टू अचीव देम, तो वी डिसाइडेड टू चेंज देयर नेम्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और उसमें भी कोई खातर खा हमारी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। मैटरनल मोर्टेलिटी बहुत कम कम हुई है। हम उन ममालिक में हैं, अफगानिस्तान के पैरामीटर्स हमसे बेहतर हैं अनफॉर्चुनेटली। हम चंद उन मुल्कों में से हैं जहां मैटरनल मोर्टेलिटी अभी भी अनअबेटेड ज़्यादा है, जच्चा बच्चा की मौत अभी भी बहुत ज़्यादा है। और आप आए दिन देखते हैं कि हमारे न्यूनेट्स नमोनिया से मर रहे हैं सर्दियों में, और गर्मियों में ये मरेंगे अनफॉर्चुनेटली डायरिया से। अब ये वो न्यूनेट्स हैं कि ये शायद मेरे से बेहतर वाइस चांसलर बनने को हम इनको मौका देते तो बनते, मेरे से बेहतर डॉक्टर बनते, मेरे से बेहतर एक पाकिस्तानी बनते। तो हमने तो इन कलियों को फूल बनने ही नहीं दिया, वहीं पे ये खत्म तक दी गई हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि दूसरा जो सबसे बड़ा हमारा एक चैलेंज है वो पॉपुलेशन प्लानिंग का है। पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन 6ठा बड़ा मुल्क है दुनिया का, और सन 2050 में पाकिस्तान तीसरी बड़ी पॉपुलेशन होगी दुनिया में। इंडिया विल बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, देन इट विल बी चाइना, एंड देन इट विल बी पाकिस्तान। हम
दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। हमारा fertility rate is the highest. So where are the resources? इन लोगों ने शुगर भी होनी है, बीमार भी होना है। पाकिस्तान right now stands at the crossroads of dual burden of disease. एक तरफ NCDs का ऑनस्लॉट है, हर दूसरे पाकिस्तानी को मेरी अपनी तहकीक के मुताबिक ब्लड प्रेशर है, हर तीसरे पाकिस्तानी को शुगर है, और उसके ऊपर अभी ट्यूबरकुलोसिस वैसे ही खड़ी है, डेंगू वैसे ही खड़ा है, मलेरिया इन्फेक्शंस वैसे ही खड़े हैं, टाइफाइड खड़ा है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी थ्रू चेस्ट इन्फेक्शन और थ्रू डायरिया और मैटरनल मोर्टेलिटी खड़ी है। मेरी एक स्टडी है जो मैंने पाकिस्तान को एनालिसिस दिया था, उसमें हमने क्लियर कट दिखाया था कि पाकिस्तान में स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस लेस देन 30% ऑफ लेडीज को अवेलेबल है। ये क्वैक दाइयां और ये करती हैं डिलीवरी, जब उनको स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस ही नहीं अवेलेबल, तो फिर क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ना आपके हेपेटाइटिस कंट्रोल होगा, ना आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी, ना इन्फेंट मैटरनल मोर्टेलिटी। तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम कि वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग द आइवरी टावर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, हार्ट हॉस्पिटल, फलाना हॉस्पिटल, फीते काटो। मीडिया कवरेज देता है, मीडिया कभी गांव के बेसिक हेल्थ यूनिट पे तो नहीं जाके कोई फिल्म बनाता है। ये तो है डॉक्टर जाहिर साहब। है कि वो फिर इम्पोर्टेंस भी वही लेते हैं, आइवरी टावर, एंड दे आर ओवर क्राउडेड। जब तक आप प्राइमरी सेटअप्स पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मेन इन्वेस्टमेंट वहां नहीं करेंगे, प्रिवेंशन वहां होंगे। How prepared are we to deal with the outbreak of diseases like हमारे यहाँ हमने क्या सारी दुनिया ने फेस किया था कोविड-19। तो उस वक्त आपने कुछ स्टडी किया होगा, आपके पास कुछ मालूमात होंगी डेटा की सूरत में कि how prepared were we or are we now after that event to deal with such events, ऐसी आउटब्रेक्स ऑफ डिजीजेस से। देखें देखें मेरा अपना तजरिया है, एंड आई हैव रिटन मैनी एडिटोरियल्स टू इट, कि अगले 50 साल में अगर आपके तकरीबन 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने मरना है चंद हफ्तों में या चंद महीनों में, इट विल बी ए माइक्रोब, नॉट अनलाइकली टू बी ए न्यूक्लियर आर्सेनल, जो कि हमारे पास है, इंडिया के पास है। वो नहीं इस्तेमाल होने, ये माइक्रोब्स की ये जंग जो लड़ी जानी है माइक्रोब्स की, चाहे बैक्टीरिया होगा, वायरस होगी, ये आने ही आने हैं। वी आर वेरी वल्नरेबल। जहाँ तक आपने कोविड का कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इम्पैक्ट फैक्टर दुनिया में तकरीबन पहले 10 नंबरों में आता है, जिन्होंने रिसर्च की थी कोविड में, व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क। वैक्सीनेशन पे बेइंतहा ट्रायल्स मैंने किए थे। तो उस वक्त भी हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, दुनिया प्रिपेयर्ड नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी कुछ बेहतर किया, इसलिए कि हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर था बाकी दुनिया से। इसलिए कि हमारा एक एपीआई प्रोग्राम, जब आप कोई भी वैक्सीन लगाते हैं तो ओवरऑल वो आपको प्रोटेक्ट करती है अक्रॉस द वायरसेस, अक्रॉस द बैक्टीरियाज एंड अक्रॉस। हमारा एपीआई का प्रोग्राम फॉर्चुनेटली इज ए गुड प्रोग्राम, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। और कुछ हमारी इन्फेक्शन से जो हमारा एक्सपोजर था वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए हमारे पास एंटीबॉडीज काफ़ी थी, तो हमारी कुछ किसी हद तक बचाव हो गया। हाउ प्रिपेयर्ड वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। हम वहीं के वहीं खड़े हैं जो हम कोविड 2019 दिसंबर से पहले थे। हमारी कोई प्रिपरेशन नहीं है, हमारी फार्मो को विजिलेंस मैकेनिज्म नहीं है, हमारा रिपोर्टिंग मैकेनिज्म नहीं है जो कि होना चाहिए, हमें आइसोलेशन फैसिलिटीज़ नहीं है किसी भी इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए। बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं है, छोटे हॉस्पिटल्स को तो छोड़ दें, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी छोड़ दें, अपने सरकार के हॉस्पिटल्स में वी आर नॉट, हमारे एयरपोर्ट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड देन, कि ये वहीं पे इस डिजीज को रोक लें इंपोर्ट होने के पहले। तो हमारे फार्माको विजिलेंस मैकेनिज्म ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है इस वक्त। तो यानी कि इसमें तो हमें फिर बहुत काम की जरूरत है। तो हमारे जो इस वक्त मेडिकल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे कोई तैयारी हो रही है इस सिलसिले में टू डील विद एनी सच कैटास्ट्रोफिक सिचुएशंस या आउटब्रेक ऑफ डिजीजेस, इस किस्म के मामलात के साथ? बिल्कुल। देखें हमारे डॉक्टर्स को पढ़ाया जाता है, तो इट्स पार्ट ऑफ देयर करिकुलम सिलेबस। जाहिर है जो नई डिजीज आती है, कोविड-19 को
2019 दिसंबर से पहले हम कोई ना पढ़े थे ना पढ़ाया था। लेकिन ओवरऑल इन्फेक्शियस डिजीजेज, ट्रांसमिसेबल डिजीजेज के बारे में पब्लिक हेल्थ के असूलों में किसी भी डॉक्टर को पढ़ाया जाता है। पूरे पब्लिक हेल्थ एक साल पढ़ाई जाती है। वो पढ़ाना एक चीज है, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन और चीज है। कोई भी डॉक्टर मेरे जैसा एयरपोर्ट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो सर्विलेंस नहीं बेहतर कर सकता। ये हुकूमत का काम है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का। 18th अमेंडमेंट में जब हेल्थ डिवॉल्व हुई, अनफॉर्चुनेटली वो दैट डेवोल्यूशन वाज सो सडन कि कैपेसिटीज नहीं थी प्रोविंसेस में, अभी तक नहीं है। चलें, पंजाब तो थोड़ी बहुत है, बलूचिस्तान में मैं कल था, वहाँ तो बिल्कुल ही कैपेसिटी नहीं है। तो इसलिए जब आपने डिवॉल्व कर दी, वो गलत डेवोल्यूशन हुई। मैं ये नहीं कहता वो नहीं होनी चाहिए थी, बट इट शुड हैव बीन डन इन टैंडम्स के साथ। आप कैपेसिटी बिल्डिंग करते, वर्टिकल प्रोग्राम सफर किए, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर सफर किया। कोई कैपेसिटी प्रॉब्लम्स थी सारी प्रोविंसेस को, उनको हेल्थ फाइनेंसिंग का पता नहीं था, आपने उनको एकदम पकड़ के हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दे दिया, एजुकेशन दे दी, एजुकेशन का भी यही हाल हुआ। तो इसलिए डेवोल्यूशन बेशक होती, लेकिन इट शुड हैव बीन डन इन टैंडम्स। और फिर सबसे पहले उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती, उनको एवेल्युएशन होती, उनकी क्या उनमें ये कैपेसिटी है कि वो वर्टिकल प्रोग्राम चला लेंगे या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर लेंगे। यानी वो हुआ नहीं, वो विल नहीं मिली। मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान में हम लोएस्ट स्पेंडिंग है हमारी, अफगानिस्तान से कम, 0.95% ऑफ द जीडीपी। आप देखें कि मुल्क आपका कोरिया की एग्जांपल देते हैं। कोरिया ने हमसे सीखा था हेल्थ केयर सिस्टम। कोरिया ने ये कानून बना दिया था उनकी पार्लियामेंट ने कि हम डबल करते जाएंगे हेल्थ फाइनेंसिंग, जब तक एक रिस्पेक्टेबल लेवल तक नहीं पहुंचेंगे। आज वो 7% अपने जीडीपी का खर्च रहे हैं, और हम खर्च भी बहुत कम रहे हैं, और खर्च भी एग्रेसिव नेचर का रहे हैं। उस पॉलिटिशियन या उस हुक्मरान की मर्जी के मुताबिक के टिकर कहाँ चलेंगे, हेडलाइन कहाँ बनेगी, ब्रेकिंग न्यूज कहाँ आएगी कि आज मैंने ये फैता काटा, ये मैंने किया, वो किया, डेंगू का कोई पेशेंट मरा तो उसको मैंने 5 लाख रुपया दे दिया। ये अग्रेसिव चीजें हैं। They will not improve the healthcare system. They will just maybe improving the perception of some person or some party, but infrastructure इस तरह नहीं होता। You have, आपको हर बीमारी के लिए एक अलग हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं बनाना। आपका एक ही हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसको इतना फाल कर लें कि वो हर चीज अब्जॉर्ब कर ले। उसमें फार्मो को विजिलेंस, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म देखें। मैंने जाती तौर पे कई मुल्कों में काम किया है, मेरे कोलीग्स ने किया है। ऐसा नहीं है कि हमारे डॉक्टर्स में कमी है। डॉक्टर्स अगर 20 टॉप के हॉस्पिटल दुनिया के देखते हैं तो उनमें से 7 पाकिस्तानी लीड कर रहे हैं इस वक्त। डॉक्टर्स को इश्यूज भी पता है, प्रॉब्लम्स भी पता है, सॉल्यूशंस भी पता है, लेकिन हमें पूछता कौन है? हमें तो कभी किसी ने हेल्थ पॉलिसी प्लानिंग में इन्वॉल्व ही नहीं किया, बल्कि हमारे पास हेल्थ पॉलिसी है ही नहीं। आपने अभी तज़किरा किया कि आपने भी बाहर सर्व किया और आपके कॉलीग्स ने भी, और हम जानते हैं कि देयर इज अ होल लॉट ऑफ यंगर डॉक्टर्स जो कि यूएसए और यूके चले गए हैं या जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अगर हम इस तरह इस बारे में कोई पॉलिसी नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान की कि अगर तो सरकार ने उनके ऊपर पैसे खर्चे हैं तो वो कुछ अर्सा तो वो सर्व करें। और ये इश्यूज रहे हैं यंग डॉक्टर्स के हमारे यहाँ, वो कहीं देहात में जाके सर्व नहीं करना चाहते, वो मुश्किल इलाकों में नहीं जाके सर्व करना चाहते। प्रायोरिटी है कि लाहौर के गंगाराम हॉस्पिटल या सर्विसेज हॉस्पिटल में हमें नौकरी मिल जाए। ये इश्यूज हैं। देखें हसन साहब, जब हमारी अभी ऐसे हमने किया था कि हमने इनकी हर डॉक्टर जो बनता है और उसके माँ बाप, उसकी फैमिली जो उस पर इन्वेस्ट किया होता है दवाओं की सूरत में या पैसों की सूरत में, दे वांट रिटर्न, दे वांट कि वो कोई रिटर्न दे। तो इसलिए हर डॉक्टर स्पेशलिस्ट बनना चाहता है, कोई जनरल प्रैक्टिशनर नहीं बनना चाहता। आप किसी भी कॉलेज में चले जाएं, उनसे पूछ लें, हर कोई हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहेगा, कोई फालिज का स्पेशलिस्ट, कोई कैंसर का, कोई मेरे जैसा इंटर्निस्ट बनना चाहेगा। सो दे वांट टू डू स्पेशलाइजेशन। तो हमने इसको टाई अप कर दिया है कम से कम पंजाब में कि आपके लिए ज़रूरी होगा स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग करने के लिए कि आपने पहले गांव में सर्व किया हो बेसिक हेल्थ यूनिट उसमें। इसलिए वो मसला ख़त्म हो चुका है। आज
बेसिक हेल्थ यूनिट्स आर मोस्ट सॉट आफ्टर इस वक्त। वहाँ सिफारिशें बेइंतहा आती हैं, क्योंकि वो उनको क्रेडिट मिलता है, तब वो पीजी ट्रेनिंग कर सकते हैं, वरना पीजी शिप नहीं कर सकते। तो ये एक अच्छी इंटरवेंशन हुई है डेफिनेटली। लेकिन जो ब्रेन ड्रेन का मामला है कि हमारा पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हम भी गए थे बाहर, लेकिन हम पढ़ने गए थे, सीखने गए थे, और अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि इल्म हासिल करो चाहे चीन जाओ। उस तो वक्त ठीक है, चीन आप जाना सर्च मुश्किल था, करके वापस आ गए, दैट इज हम सो गए, गुड। लेकिन हम देन हम वापस आए। आई एम प्रोबेबली वन ऑफ द फ्यू जो वापस आया, बड़ी अच्छी जॉब छोड़ के यूके में, यूएस में सारी। तो ये ब्रेन गेन बहुत कम हो रहा है, और उसके लिए हम कभी भी कोई भी पॉलिसी ऐसी बनाएं कि जो डिफरेंशियल है बिटवीन अर्निंग्स लाइफस्टाइल ऑफ दिस कंट्री एंड यूके, वो तो नहीं कर सकते हम, लेकिन थोड़ा सा तो बेहतर करें, उनको इज्जत नफ्स दें, उनको कम से कम फैसिलिटीज दें, उनको कम फैसिलिटीज पे जॉब्स क्रिएट करें, बेटर। तो उनको जी जी बेटर देखें। वरना आप कोई भी हमने तो यहाँ कानून तक बना लें, वो डॉक्टर साहब इम्प्लीमेंट सुना, कौन सा हो पाया है। हमने तो यहाँ तक सुना कि अब जरा डॉक्टरों की जो उनकी शिकायत है वो भी हमें हमारे इल्म में आती हैं कि जो लाहौर में यंग डॉक्टर्स काम करते हैं एड हॉक बेसिस पे, तो वो एजी ऑफिस से उन्हें अपनी जो भी सैलरी है 70-80 हज़ार रुपए, लाख रुपए, वो चेक लेने के लिए वहां पे पैसे भी रिश्वत के देने पड़ते हैं वो उनके, वरना चेक वो रिलीज नहीं करते। वी नो दीज प्रॉब्लम्स जो डॉक्टर्स आर फेसिंग। सो वर्किंग कंडीशंस का एक डेफिनेटली इशू है। तो तो ये बहुत प्राइवेट। बड़ा इशू है। देखें, सबसे पहले देखें, मैं आपको बताऊं अजम साहब, सबसे पहले हमारा इशू है कि हमारे पास हेल्थ पॉलिसी नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हमारे पाकिस्तान को आज से 10 साल बाद कितने डॉक्टर्स की जरूरत होगी, कितनी नर्सेज की, कितने पैरामेडिकल्स की। ये एनालिसिस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन करेंगे ना, आप एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बनाएंगे। एविडेंस तो आपने इकट्ठा नहीं किया, आपको पता ही नहीं है। आपको आप जस्ट गेस वर्क पे अगर इमारत बनाएंगे जो बिल्कुल कमजोर बुनियादों पे, तो वो तो नहीं चलेगी। इसलिए व्हिमसिकल मैं डिसीजंस समझता हूँ कि होंगे इन द सबसे एब्सेंस ऑफ डेटा। मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आज से कुछ साल पहले जब फेडरल गवर्नमेंट में मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक इंटरवेंशन की थी, विजन 2025। ठीक है जी, उसमें बहुत अच्छा आइडिया था उनका। एहसन इकबाल साहब ने उनको असिस्ट किया था, वी वॉज चेयरमैन प्लानिंग कमीशन। तो मैं उस वक्त इस्लामाबाद में वाइस चांसलर था, उसके बाद मैं यूएचएस में आया था। तो मुझे फॉर्चुनेटली चूज कर लिया गया था एज फोकल पर्सन। तो मैंने कोई 119 स्टेप्स बताए थे। अपनी 4 महीने की मेहनत की थी, अपना कंप्यूटर लेके घर घर और पता नहीं कहाँ कहाँ सारी पूरे पाकिस्तान में फिरा था, और बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया था। और मैंने उसमें बताया था कि ये हमारे इश्यूज हैं, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस अराउंड द वर्ल्ड हैं जो मिमिक करनी है, और ये हमारी कॉस्ट आएगी, और ये डिपार्टमेंट्स ने करनी है, और ये टाइम फ्रेम में करना है। अब वो जब फाइनल मीटिंग हुई थी उधर जो हमारा कन्वेंशन सेंटर है इस्लामाबाद में, जो पीएम साहब ने और मिनिस्टर्स ने वहाँ अटेंड की थी, तो मेरी उसमें आखिरी स्लाइड ये थी, इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। कि हमें सब पता है, देर इज नो प्रॉब्लम, इस कंप्यूटर में भरे पड़ी हैं चीज़ें, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें विल चाहिए, हमें उसके लिए कमिटमेंट चाहिए, पॉलिटिकल हमें लीडरशिप चाहिए कि जो सेंसिटिव हो टुवर्ड्स हेल्थ, नॉट जस्ट स्लोगन, ए एक्शन। वी नीड एक्शन, वी डोंट जस्ट नीड। उसमें देखें, हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कितने डॉक्टर्स बना रहे हैं, पब्लिक सेक्टर कितने बना रहे हैं, नर्सेज कितनी बन रही हैं। छोटी छोटी Yes, इंटरवेंशन अपने तौर that's पे very important to have data. ये मैं I'm very interested in talking about the quality of doctors being produced by private medical colleges. और उसमें ये भी है कि because हम जब ओवरऑल इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम उसके अंदर हमारे इकोनॉमिस्ट जो हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं इस आइडिया को कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए। But when public-private partnership comes in sectors like health and education, तो उसमें उसको how do you see that? Because ये तो डायरेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट की का मैटर है।
और इसके अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस दैट अल्टीमेटली बिकम मनी मेकिंग मशीन्स। आपकी क्या इस बारे में समझते हैं? देखिए मेरा ये है सर कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो ही नहीं है हेल्थ में। देखें, या उसमें पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, दे डोंट इंटरेक्ट विद ईच अदर एट ऑल, दे आर एक्टिंग इन पैरेलल। तो इनकी इंटीग्रेशन तो है नहीं है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो है नहीं है। अब मैं आपको ये बताऊं कि जो प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो उनका मोटिव ही एक बिजनेस है। दे आर नॉट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, दे Yes. आर देयर टू मेक मनी। दे विल मेक मनी, सिंपल सी चीज है। उसका हल ये है कि हमारी गवर्नमेंट का काम ये है कि उसकी क्वालिटी मॉनिटर करे, दैट इज द मेन थिंग। और स्ट्रिक्ट क्वालिटी एनहांसमेंट और क्वालिटी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और उसके पैरामीटर्स क्लियर कट होने चाहिए, उसकी गवर्नेंस इंप्रूव होनी चाहिए। देखें, मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ प्राइवेट की नहीं इंप्रूव होनी चाहिए, पब्लिक सेक्टर की भी इंप्रूव होनी चाहिए। जी। आपके पब्लिक सेक्टर में आधी जॉब्स खाली पड़ी हैं टीचिंग प्रोफेसर्स की, कोई राइट। जाना नहीं चाह रहा अब, बिकॉज क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में पैसे अब बहुत कम है, पैसे बहुत जी कम हाँ, है। जी, पैसे कम हमें है, हमें एम है फैसिलिटीज इस कम चीज है, का। जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो इसलिए देखें, ये चीजें एड्रेस तब होंगी व्हेन वी हैव प्रॉपर पॉलिसी प्लानिंग फॉर मेडिकल एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेशन, अलाइड हेल्थ एजुकेशन। और देखें, ये तब होंगी जब कोई इकट्ठे माइंड्स हु नो दिस सब्जेक्ट वो बैठेंगे, इस चीज को टाइम दिया जाएगा, और साथ ही इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क बनेगा, तब होगा। वरना कोई अल्लाह ताला ने तो खुद तो नहीं आना, या फरिश्ते तो नहीं जी, हमें भेजने करना हमसे ही पड़ेगा। काम ले। बिल्कुल, आपने चैरिटी की बात की थी, तो जैसे यूके में है, जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी, दे आर ऑल रजिस्टर्ड एज चैरिटीज इन गवर्नमेंट बुक्स। तो पाकिस्तान की भी पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटियां जितनी हैं, उनको एज चैरिटी रजिस्टर क्यों नहीं कर देते? सर देखें, जो प्राइवेट हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके पीछे उन्होंने जरूर ट्रस्ट बनाए हुए हैं, लेकिन वो भी, वहां भी गवर्नेंस का बहुत फुकदान है। देखें, हुआ क्या है, आप ट्रस्ट तो बना देते हैं, हमारे हॉस्पिटल नहीं, सारे फिर उसमें ट्रस्ट आपकी के हैं। भाभी लग जाती है ट्रस्ट की चेयरपर्सन, और जी जी, वी उसमें नो दोस उसमें स्टोरीज। वो आपके लाहौर की खानदान के सारी 50, जो प्राइवेट आपके यूनिवर्सिटियां, हमें हमें पता आपके है। खानदान के 50 बंदे लग जाते हैं। तो एक वैसे ही है, 50 वो तो कारें, कैंटीन तक का 50 ठेका कारें अपने आप बहनोई मेंटेन को कर दिया हुआ रहे है हैं। एक जगह पे। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये चीज जो है, ये किस चीज की कमी है, ये गवर्नेंस की कमी है, ये तो गवर्नेंस की तो कमी है। इसमें गवर्नमेंट का तो रोल आना चाहिए ना जी। ये रेगुलेटरी बॉडीज है ना, गवर्नमेंट इज रेगुलेटरी बॉडी। तो गवर्नमेंट जो अपना काम करेगी, जब रेगुलेटरी रेगुलेशन उनकी करेगी, उन पे वॉच डॉग होगी। गवर्नमेंट वाई? सबसे बड़ा स्टेक होल्डर, तो ये चाहे वो क्यों नहीं प्राइवेट कर है रहे या हैं? पब्लिक है। तो व्हाट इज स्टॉपिंग देम? दैट्स द सर क्वेश्चन। व्हाट इज देखें, व्हाट इज स्टॉपिंग देम, आई टेल यू कि देखें, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि पाकिस्तान में काम कैसे होते हैं, तल्लुकात से होते हैं, रिश्तेदारी से होते हैं, वाकफियत से होते हैं, पैसे से क्या होते हैं। हार्ड कैश से? तो फिर जो वट एवर यू नो, देर आर वेस्टेड इंटरेस्ट। तो जब वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे तो फिर कैसे गवर्नेंस आप बेहतर कर सकेंगे? आपकी जो अदारे हैं जिन्होंने गवर्नेंस करनी है, दे आर सपोज टू बी ऑटोनमस, बट दे आर नॉट ऑटोनमस। दे आर डिपेंडेंट ऑन कौन फ्रॉम द सेक्रेटरी और फॉर चीफ सेक्रेटरी और वट एवर। तो इस तरीके से वो फिर जब तक उनको ऑटोनमस कहने कहने सिर्फ कह देना ऑटोनमस काफी नहीं होगा, उनकी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, और उनको पता होना चाहिए अपनी ऑटोनॉमी इस्तेमाल कैसे करनी है, कि बादशाह सलामत तो नहीं बनना। ऑटोनॉमी मस्ट ट्रिकल डाउन उनके हेड्स इसके लिए पे तो और सिस्टम डेवलप कॉलेजेस करने पे। की जरूरत है ना डॉक्टर साहब, कोई सिस्टम जी, वो डेवलप करने पॉलिसी की जरूरत है। पॉलिसी है ना सर, पॉलिसी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि हेल्थ पॉलिसी में मेडिकल एजुकेशन भी आएगी, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी आएंगी, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज भी आएंगी, और गैप्स आइडेंटिफाई होंगे कि कहाँ पे गैप्स हैं और किस तरीके से इनकी गवर्नेंस बेहतर की जा सकती है। आज तक ये पाकिस्तान में हिस्ट्री है कि हार्डली कोई मेडिकल कॉलेज या मेडिकल यूनिवर्सिटी या कोई प्राइवेट कोई हॉस्पिटल सील हुआ या बंद हुआ परमानेंटली। सील हुआ है तो वो हफ्ते बाद, 3 दिन बाद खुल जाता है। तो मसला तो यही है ना सर, कि जब तक हम डेटरेंस नहीं क्रिएट करेंगे, हम इंसेंटिव नहीं देंगे क्वालिटी पे, और अगर क्वालिटी बैड क्वालिटी है तो उसको पनिश नहीं करेंगे, तो आर फिर यू वाई हैप्पी उसमें। विद आर यू हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स जो कि ये प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज प्रोड्यूस कर रही हैं? देखिए,
देयर इज बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है। बहुत अच्छे कॉलेजेस भी हैं प्राइवेट सेक्टर में और बुरे भी हैं, और वो सबको पता है। आपको मेरिट देखना होगा कि सबसे टॉप के जो मेरिट्स पे आते हैं वो अच्छे कॉलेजेस हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और बट सबसे अच्छे का तो ऑन नाम दी आप ले सकते हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी है, ये एवरीबॉडी। Aga Khan is a private university and they are doing a good job, no doubt. Even Pakistan, Lahore में, पाकिस्तान में, पंजाब में भी there are institutes who are doing a good job and we all know this. लेकिन on the other hand 50-60% they are not up to the mark. Yes. That is the What to do problem. with those 50-60%? देखें, जो भी ग्रेजुएट, चाहे वो आगा खान से निकलता है, चाहे वो किंग एडवर्ड से, चाहे वो किसी प्राइवेट कॉलेज से, दे शुड बी सेम, बिकॉज उसने एंड पे पाकिस्तानियों का इलाज करना है। ये तो नहीं कि उसने That's the whole point. Because मैं दैट इज व्हाई आई एम हॉस्पिटल सेइंग, जाता हूँ, दैट इज डॉक्टर व्हाई आई साहब, एम मैं सेइंग कि फ्रैंकली बताऊं, मैं पूछ लेता हूँ कि भाई आप कौन से कॉलेज के ग्रेजुएट हैं, बजाय इससे पहले कि मैं आपको अपना हाथ में नब्ज पकड़ाऊं, क्योंकि नहीं, एक तो my लेकिन मैं, life is at risk. हसन साहब मैं आपको बताऊं, आप अच्छा डॉक्टर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये मेरी जिंदगी का निचोड़ है, और ये लिख लीजिए ना, अच्छी नर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं ना अच्छा पैरामेडिकल, जब तक आप अच्छे इंसान नहीं बनाएंगे। एक अच्छा इंसान ही अच्छा डॉक्टर बन सकता है सबसे पहले, चाहे वो किंग एडवर्ड से है मेरे जैसा, चाहे वो किसी प्राइवेट कॉलेज से है। सो हमने उनके बिहेवियर पे क्या किया है, उनको एम्पैथिक कितना बनाया है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। दे आर नॉट जस्ट टेक्नीशियंस, दे हैव टू बी एम्पैथेटिक, they have to be a good human being first and then they will become good doctor। और दूसरा ये है कि इट इज नॉट इनफ कि आप वो कही कि मैं ग्रेजुएट हूं तो मैं कहूँ जी मेरे में सुरखाब के, इट इज माय ट्रेनिंग जो मैंने यूरोप में ली, अमेरिका में ली, जहां जहां भी ली, इट इज दोज हार्ड वर्क दैट वहां मैंने किया, लर्न किया और वापस आके यहाँ इंप्लीमेंट किया। दैट इज व्हाट मैटर्स। और हर मरीज को देखें, सीधी सी बात है कि अगर हम एज ए डॉक्टर, मैं चाहता हूं कि मुझे मेरी डॉक्टरी का रिवॉर्ड इसी दुनिया में मिल जाए, तो आई एम फूलिंग माई सेल्फ एंड माई फैमिली एंड एवरीबडी। डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है, मसीहाई है, कि इसका ज्यादातर रिवॉर्ड यू हैव टू वेट टिल यू डाई एंड देन यू विल बी रिवॉर्डेड। तो इसलिए आपको अच्छी लाइफ मिल जाएगी, इज्जत मिल जाएगी, दुआएं मिल जाएंगी, और वो दुआएं आपके बहुत काम आएंगी जब आप 4 फुट जमीन के नीचे होंगे। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि डॉक्टर को सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। वो अच्छा, जब वो अपने बाप के उम्र के मरीज का इलाज बाप समझ के करेगा, और छोटे भाई की उम्र का कोई मरीज आता है तो छोटा भाई समझ के इलाज करेगा, तो वो उसका दैट जो मैं आपको बताऊं, डॉक्टर बना I के will be अल्लाह very ताला ने, confident in approaching you for any medical advice, knowing your expertise and your थैंक यू सर, background. अल्लाह ना करे हमारी जरूरत पड़े, नहीं, ना हमारी अल्लाह पड़े, की ना जरूरत पड़े, but नहीं। you know, I will be very confident in that. So. थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। मगर मैं यही कह रहा हूँ कि मैं हमेशा अपने मरीजों को कहता हूँ कि देखें, एक चीज़ आप याद रखें, हमारी दीन की बुनियादी चीज़ है कि मेरे हाथ में शिफा नहीं है, अल्लाह के हाथ में है। मैं जरिया उसका बन जाता हूँ, मेरे लिए यही बहुत है। मैं किसी की जान नहीं बचा सकता, इसमें बेटी होगा होता तो अपने माँ बाप को क्यों मरने देता। तो इसलिए वो तो अल्लाह ताला ने बचाया, लेकिन इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अगर कोई मर भी जाता है मेरे हाथ में, तो व्हाट डज हिज डॉटर एंड सन थिंक्स ऑफ मी, दैट इज माय टेस्ट। हमने तो देखा है कि मौत की वजह सिर्फ मौत है, बीमारी वजह नहीं होती। देख के वजह तो फिर बिल्कुल बहुत सही होती है। है, सही है, एंड नोबडी कैन चेंज इट फॉर। Nobody मैं can जो change सांस भी that. अंदर ले Yes. रहा हूँ ना, ये भी बाहर लाने के लिए मैं अल्लाह का मुताज हूँ। अल्लाह बेशक, चाहेगा तो बाहर आएगा, वरना वो नहीं आएगा। बेशक सर। Thank you very much, Dr. Saab. Thank you very much for your precious time and sharing all this valuable information with us. और ख़वातीन हज़रात, आप लोगों के देखने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।